हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम अगले वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज क्या क्या हेडिंग क्लास 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, सभी चैप्टर का हमने विस्तृत रूप से बताया था और ये भी आपको विश्वास दिलाया था कि मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज एकदम सीक्वेंस के साथ सभी वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अपने वादे के मुताबिक हमने चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। इसके आगे और आएंगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इन सभी के बारे में आपको पूर्ण रूप से और बेहतरीन कंटेंट के साथ बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। ये विश्वास दिलाते हैं कि वीडियो में आपको मज़ा और फुलफिल आ जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा है जो है वह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम इस जगत में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखते रहते हैं, जैसे किसी गड्ढे में पानी बूढ़ा था, किसी तालाब में पानी बूढ़ा है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पानी सूख जाता है और कुछ दिन बाद हम जाते हैं तो हमको पता चलता है वहाँ पर पानी ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि घर में हमारी दादी माँ हैं, मम्मी हैं, रात को दूध में क्या जावन ना डाल के रखती है ना, हाँ जावन डाल के रखती हैं और सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि वह दही बन चुका है। तो ये सब क्या है? परिवर्तन है जो हमारे जैव जगत में, जीव जगत में प्रतिदिन हो रहे हैं। तो हम इन्हीं में जानना चाहेंगे कि कौन से परिवर्तन भौतिक होते हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक होते हैं। तो हम आपको बताएं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में जो वस्तुएं होती हैं उसका आकार बदल सकता है, उसके अवस्थाएं बदल सकती हैं, उसके भौतिक गुण बदल सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। अगर किसी वस्तु का आकार बदले, उसकी अवस्था बदले, अवस्था मीन्स हम कहें तो ठोस से द्रव में चला जाए, द्रव से गैस में चला जाए, या गैस से वह किसी अन्य ठोस अवस्था में आ जाए, द्रव में आ जाए, तो ये उसका अवस्था परिवर्तन हो गया। उसका आकार बदल जाए, पहले कुछ दूसरे आकार का रहे, बाद में कुछ दूसरे आकार का हो जाए, तो भी वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहें कि हम एक बोतल पानी लेकर फ्रिज में रख दिया मैंने, और फिर 2-4 घंटे के बाद निकालते हैं, देख रहे हैं कि बर्फ़ जो ये बोतल में रखा हुआ पानी बर्फ़ के रूप में जम गया है। या फिर हम जो तालाब में पानी देखकर पहले आए थे वो देख रहे हैं कि पानी है ही नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि वह पानी वाष्पीकरण होकर आसमान में चला गया। तो ये जो पानी द्रव अवस्था में था, इसका वाष्प में बदलना, या जो पानी मैंने फ्रिज में रखा था उसका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। एक जो इम्पोर्टेंट बात इसमें होती है कि भौतिक परिवर्तन में जो भी परिवर्तन होता है उसको पहले जैसे फिर से बनाया जा सकता है। जैसे बोतल में रखा पानी बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो फिर हम उस बर्फ को पानी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तालाब वाला पानी चला गया आसमान में, फिर आसमान से वही पानी बारिश के रूप में फिर नीचे गिर जाता है और फिर वह द्रव के रूप में कन्वर्ट होकर उसी तालाब में चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये किस में आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी परिवर्तन जहाँ पर भी हम देखते हैं ये समझ जाएंगे कि वो भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें बात आती है कि तब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं उसका रंग बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है, उसका संगठन बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। अगर ये सभी परिवर्तन हो रहे हैं तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब वो जो दही वाला पहले उदाहरण बताए वो एकदम इसमें फिट बैठ रहा है कि रात को हमने दूध में जावन डाला, थोड़ा सा मट्ठा डाल देते हैं तो सुबह तक दही तैयार हो गया। तो क्या भाई लोग बताइए वो दही जो है फिर से दूध बन जाएगा?
बन जाएगा? तो आपका आंसर होगा कि नहीं बनेगा। अगर वो फिर से नहीं बन रहा है तो निश्चित रूप से वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन ना। और सारे उदाहरण होते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा हो रही हैं। ये जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं ये सभी सब के सब परिवर्तन हो रहे हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। और भी उदाहरण बताया कि जैसे कोई जीव अभी मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी हम कहीं पर ले जाकर फेंक देते हैं, तो कुछ दिन बाद हम उसके पास जब जाते हैं तो बहुत बढ़िया वाली सुगंध आती है ना, कहो तो हमें अजीब तरीके से महक आती है जहाँ पर हम रह ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारी बॉडी की डिकम्पोजिशन की क्रिया हो रही है, डिकम्पोज हो रहा है, वह भी एक केमिकल चेंज ही है, रासायनिक परिवर्तन ही है। तो हमें लगता है कि जहाँ तक आप लोगों को ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में वस्तु का आकार अवस्था में परिवर्तन होता है। जबकि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का रंग संघटन गुण आदि में परिवर्तन हो जाता है। आदि में परिवर्तन हो जाता है। आदि में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर लिख दें तो यहां पर कह देंगे कि जल का बर्फ जमना वाष्पीकरण की क्रिया अगर वो हम रासायनिक परिवर्तन में आपको दिखाएं तो दहन की क्रिया, दहन होता है, कोई वस्तु जलती है, दहन का जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा और भी क्रियाएं होती हैं। विघटन का जो प्रोसेस होता है, विघटन मतलब टूटना होता है। वियोजन का जो प्रोसेस होता है, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। फिर हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जान गए, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध को जमाने के बाद वो दही बना, दूध को जमाने के बाद वो पनीर बना, किसी वस्तु को जलाने के बाद विभिन्न प्रकार की गैसें निकली। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में हम कहें तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित हो करके, या कह सकते हैं कि आपस में रासायनिक परिवर्तन करके किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करें जो पहले और दूसरे पदार्थ या जिस पदार्थ से मिलकर वो बना है, जिस पदार्थ से वो बना है उससे पूरी तरीके से भिन्न हो, तो वह रासायनिक समीकरण होगा। रासायनिक
अभिक्रिया की डेफिनेशन में हम कहें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन या पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला नया पदार्थ जिससे वह बना होता है उससे पूर्णतया भिन्न होता है। तो हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको नोट बनाने में कोई परेशानी ना हो कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझने वाली बात जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है वह जिस पदार्थों के संयोग से बना है उससे पूरी तरीके से भिन्न होता है। उसका गुण, रंग सब उस पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो जो यहाँ पर नोट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ पूर्णतः अलग होता है, उस पदार्थ से अलग होता है जिसके संयोग से वह बनता है। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें का जो अगला टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब भाई देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और उससे कुछ नया उत्पाद बनता है। तो इनको अगर हम वैसे ही इनका नाम लिखें तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता था, इसलिए एक नए शब्द की या एक नए टॉपिक की खोज में आई कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी तत्व होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो भी नया पदार्थ बनता है उसको उनके संकेतों के माध्यम से या कह सकते हैं प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने के बाद जो समीकरण बनता है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण लेके बताएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन के संयोग से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है।
अब रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मैग्नीशियम ने भाग लिया है, ऑक्सीजन ने भाग लिया है, बाद में जो नया पदार्थ बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनको उनके संकेतों के माध्यम से अगर हम व्यक्त करें तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का जो यहाँ पर प्रतीक होता है वह Mg, और ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो O2, इसके संयोग से जो हमें मिलता है वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो ये जो हमें ये प्राप्त हुआ है यह एक रासायनिक समीकरण है। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं या भी जो नया पदार्थ बनता है उसको उसके प्रतीकों के माध्यम से अगर हम व्यक्त कर देते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थ का प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। एक जो होता है वह बाएं साइड में लिखा होता है, एक दाहिने साइड में लिखा होता है। जो बाएं साइड वाला होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो दाहिने साइड वाला होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के कितने भाग? 2 भाग हो गए। एक अभिकारक होता है, अभिकारक, और दूसरा जो होता है वो उत्पाद होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को सदैव बाएं साइड में लिखा जाता है और उत्पाद को सदैव दाएं साइड में लिखा जाता है। दाएं साइड में लिखा जाता है। जो भी अभिकारक रहेगा वो बाएं पक्ष में लिखा जाएगा और उत्पाद को हमेशा दाएं पक्ष में लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है और तीर की दिशा सदैव उत्पाद की तरफ होती है। तीर की दिशा सदैव उत्पाद की तरफ होती है। कहें तो यहाँ पर अभिकारक अगर बाएं साइड में है और उत्पाद अगर दाएं साइड में है, अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके बीच में एक तीर का चिन्ह लगेगा और एक तीर का चिन्ह बताएगा कि ये वाला अभिकारक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जिसके पश्चात हमें ये जो दाहिने साइड में लिखा हुआ है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका निरूपण करते हैं, रासायनिक समीकरण के क्या क्या भाग होते हैं। अब जो यहाँ पर बचा हुआ है वो किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। रासायनिक समीकरण तो हमने जान लिया, अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या चीज़ होती है। तो भैया संतुलित रासायनिक समीकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों ज़्यादा कुछ नहीं है भैया? तब अलग से क्यों आया जब ज़्यादा कुछ नहीं है? तो बात ये होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। जिस प्रकार से एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम क्या है, बच्चों को एक को उठाकर दूसरी जगह पर बैठाए, एक को उठा के दूसरी जगह बैठाए, जैसे ऑफलाइन की क्लासों में किया जाता है, वही चीज़
कि उनका स्थान परिवर्तन कर दिया गया, और जैसे ही स्थान परिवर्तन कर दिया गया तो वो लोग बदल गए, क्लास का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बैठने का तरीका बदला। तो क्या बताओ, क्लास में बच्चों की संख्या बदल गई? क्या हो, बदल जाए? ना बदले। जब ना बदले तो आप ये सोचिए कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या परमाणु खत्म हो जाएंगे? तो फिर वही बात आएगी, परमाणु तो खत्म ना हो भैया। जब परमाणु खत्म नहीं होए वाला बा तब का होई? अभिकारक में जितना परमाणु रही हैं उत्पाद में भी उतना परमाणु हो जाए। अगर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो वही रासायनिक समीकरण है, वही संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। कहने का मतलब है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे की क्लास में जब आएंगे तो फिर से बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और किसी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं हम लोग, क्या प्रोसेस होती है। हम जानते हैं कि कक्षा 10 के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसके लिए इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।